अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी नावल होके मजबूर का एपिसोड 3। होके मजबूर एपिसोड 3। उम्मीद के रद्दे अमल मिलने पर हादिया ने होंठ भींचकर उसे घूरा और सर हिलाकर पलट गई। रोकते रोकते भी असद के होंठों पर मुस्कुराहट खिल गई। दादी और हवाबी की सहेली के शौहर का इंतकाल हो गया था। वो करीबी शहर में रहती थीं। रात में खबर मिली थी और सुबह के बाद ही दादी और हवाबी के साथ सहेली से मिलने रवाना हो गईं कि शाम से पहले वापस आ जाएंगी। वो उसे घर बंद रखने की ताकीद कर गई थीं। साथ ही असद से भी हो सके तो घर में रहने की गुजारिश की थी। ज़रूरी क्लास है, उसके बाद 11 बजे घर आ जाऊंगा, उसने कहा था। आज संडे था और संडे को वो शायद एक्स्ट्रा क्लास लेता था या प्रैक्टिकल्स, पता नहीं, लेकिन उस दिन उसका ज़्यादा वक्त बाहर गुजरता था। वो घर की सफाई और किचन निपटाकर हॉल में आई। उसका इरादा टीवी पर फिल्म देखने या कोई पुरानी पढ़ी किताब दोबारा पढ़ने का था। उसे यकीन था असद हर संडे की तरह आज भी रात को ही घर आएगा। दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका दिल सहम गया। वो कभी कभी ही तन्हा होती थी और वसीम वाले वाक़यात के बाद ये पहली बार था। दूसरी बेसब्री दस्तक पर वो दौड़कर सहन में आई। 12:30 बज रहे थे। असद भी हो सकता है। कौन? मैं हूँ हादिया। वो अंसार की अम्मी थी। उसने सुकून की सांस लेते हुए दरवाज़ा खोल दिया। वो उससे पहले अंदर बढ़ गईं। कहाँ है शम्सुन्निसा? वो आम तौर पर बरामदे के तख्त पर ही नज़र आ जाती थी। वो और हव्वा दादी बाहर गई हैं, उसने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। कहाँ? वो तख्त पर बैठ गई थी। दादी की फ्रेंड के शौहर का इंतकाल हो गया पिछली रात, वहीं गई हैं। कौन सी फ्रेंड? शमशाद। अच्छा, मुझे खबर ही नहीं। मुझे कहती तो मैं भी साथ चली जाती। वो सब उसी बस्ती में थीं और कम या ज़्यादा सब एक दूसरे को जानती थीं। आप बैठें, मैं चाय बनाती हूँ। अच्छा, वो तख्त पर पैर समेटते हुए बोली। कुछ देर बाद वो चाय के साथ बिस्किट लिए वापस आई। उनके सामने तख्त पर ट्रे रखकर कुर्सी तख्त के करीब घसीटकर वो उस पर बैठ गई। तुम्हारे चचा कब आ रहे हैं? इस अचानक सवाल पर वो गड़बड़ाई, मगर वो जवाब के लिए रुकी नहीं। तुम्हारी दादी ने तुम्हें पोते के नाम पर बिठा रखा है। सालों गुजर गए, बेटे ने मुंह नहीं दिखाया, पोते को तो किसी ने देखा भी नहीं। उन्होंने बिस्किट चाय में डुबोया। मुझे तो ये सरासर रिश्ते टालने का बहाना लगता है। बिस्किट चाय से निकालकर मुंह तक ले जाते हुए वो बीच में ही दगा दी गया। ज़रूरत से ज़्यादा नर्म हो गया था। तेज़ गर्म चाय में जो डुबो दिया गया था। वो उंगलियां मरोड़ती उन्हें देख रही थी। और अब सुना है किसी जवान जहान लड़के को घर में रखा हुआ है। ऐसा कौन करता है? एक जवान लड़की घर में बैठी है, उसकी शादी की फिक्र नहीं, मगर चोर दरवाजे और रास्ता बनाने वाले काम कर रही है तुम्हारी दादी। उन्होंने कप मुंह के करीब लाकर आधा बचा बिस्किट फिर चाय में डुबोया। मुझे तो लगता है तुम्हारी शादी ही नहीं करनी है तुम्हारी दादी को। वो कमाल औरत थीं। दादी के घर में बैठकर पोती से उनके खिलाफ बातें कर रही थीं। तुम ही आगे आकर कोई फैसला सुना दो, वरना दादी तो कब्र में पहुंच जाएंगी और तुम यूं ही बूढ़ी हो जाओगी। आधा बिस्किट अब के उन्होंने फौरन मुंह में रख लिया। अचानक उसे एहसास हुआ दादी घर में नहीं है। ये जानते हुए वो तन्हाई में उससे बातें करने के लिए आई हैं। उसे गुस्सा आ गया और ऐसे में मत मारी जाना गलत नहीं था। असल में दादी वक्त से पहले किसी को बताना नहीं चाहती थी। उसे दादी से लाख शिकवे सही, लेकिन किसी और को उसकी दादी की नीयत पर शक करने का हक नहीं था। अब आपसे क्या छिपाना? बिस्किट की तरफ बढ़ता उनका हाथ रुक गया। दादी ने घर में किसी अजनबी को नहीं रखा है। हैं? क्या मतलब? दादी नाराज होंगी अगर मैंने बता दिया तो। लेकिन आप इतनी फिक्रमंद हैं तो सोचा आपको मुतमईन कर दूं। बस आप तसल्ली रखें, सब कुछ दादी की ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा है। उसने मुस्कुराकर उन्हें देखा, जो हैरान सी उसकी बात की तह तक पहुंच रही थीं। उसे मज़ा आया।
मतलब कुछ नहीं, उसने उनकी बात काटी। आप भूल जाएं जो कुछ भी मैंने कहा है। ये क्रीम बिस्किट भी तो ले। उसने प्लेट उनके सामने की। जल्दी में उन्होंने बिस्किटों से मुकम्मल इंसाफ किया और दादी को सलाम कहकर चली गईं। हादिया को इस वक्त ख्याल नहीं आया कि इतनी जल्दी उन्हें किस बात की है। अपने तौर पे उसने उनकी अगली आमद का चैप्टर बंद कर दिया था। उनके पीछे दरवाज़ा बंद करके वो अपने कारनामों पर मुस्कुराती वापस आकर तख्त पर बैठ गई। प्लेट में बचा इकलौता बिस्किट उठाया ही था कि दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले असद को देखकर बिस्किट उसके हाथ से छूट गया। उसकी तेज चीरती नज़र की किरणें दूर से ही उसे चुभ रही थीं। उफ! वो कदम उठाता उससे फासले पर, मगर बिल्कुल सामने आकर रुका। हादिया सर झुकाए होंठ काटते हुए उसके सवालों का जवाब सोच रही थी, जो लगातार जहन में आ रहे थे, मगर उसमें से एक भी इस वक्त उसे जलील होने से बचाने वाला न था। उसकी गुस्सीली आवाज़ की मुंतज़िर हादिया के चेहरे के उतार चढ़ाव, आंखों और होठों की जुबिश और कशमकश अचानक उसका इरादा बदल गई। लंबी होती खामोशी पर उसने डरते डरते उसकी तरफ देखा। कुछ देर में स्टूडेंट्स आएंगे क्लास के लिए, उन्हें यहाँ बुलाया है मैंने। जी। हादिया साफ तौर पर हैरान हुई थी। असद ने कुछ सेकंड उसकी हैरत भरी आंखों को देखा और फिर पलटकर तख्त के करीब रखी कुर्सी जगह पर रखते हुए कमरे में चला गया। औरत की मजबूरी तुम कभी नहीं समझ सकते अली, कोई मर्द नहीं समझ सकता। उसके कानों में किसी के अल्फाज गूंज रहे थे। हादिया के बारे में उसकी बुरी राय की उम्र कमरे से निकलकर उसके सामने पहुंचते इतनी ही रही। लगता है सुना ही नहीं, यह शायद समझ नहीं सका। अच्छा है, लेकिन ये किराएदार इतनी खामोशी से वापस आता है, ये अच्छी बात नहीं है। वो नहीं में सर हिलाती किचन में आ गई। अभी वक्त नहीं हुआ था, फिर भी वो उसका खाना निकालने लगी। उसे टीवी के आगे बैठने के बाद बीच में उठना नहीं था। 4 बजे दादी वापस आईं। उसके बाद असद के स्टूडेंट्स वापस चले गए। दादी अपने छोटे से तख्त पर बैठी, उसके दुपट्टे पर कुरेशिया की लेस बना रही थी। वो सिलाई मशीन बरामदे में रखे अपना जोड़ा सी रही थी। चूड़ीदार पजामा मुकम्मल हो गया था, कमीज भी आखिरी स्टेज में थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं देखती हूँ। वो मशीन रोककर स्टूल खिसकाकर खड़ी हुई, 2 सीढ़ी उतरकर सहन पार किया और दरवाज़ा खोला। सामने असद था। क्या हुआ? उसका हुलिया देखते ही उसके मुंह से फिसला। वो हैरान से उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। कपड़े और जूते ही धूल मिट्टी में अटे नहीं थे, उसके बालों में भी मिट्टी और तिनके लगे थे। कलाई से खून रिस रहा था। अंदर आ जाओ। वो फौरन एक तरफ हुई। असद अंदर दाखिल हुआ और पीछे दरवाज़ा बंद किया। हैरान और खामोश खड़ी हादिया पर एक नज़र डाली और आगे बढ़ गया। अरे ये क्या हुआ बेटा? दादी भी हैरान सी अपनी जगह से खड़ी हुई। बैठो यहाँ। उन्होंने तख्त पर फैला सामान एक तरफ सरका के उसके लिए जगह बनाई। कैसे हुआ ये? गिर गए कहीं? बाइक वाले ने पीछे से टक्कर मार दी। उसे देखते ही हादिया को अपना कल बोला झूठ सही से याद आया था। वो मरे मरे कदम उठाती ऊपर आई। खुदा गारत करे ये गाड़ी वालों को, रास्ते पर चलने वाले तो नजर ही नहीं आते उन्हें। मैं तौलिया देती हूँ, ट्यूब है जख्म वाला, रुको। दादी अंदर कमरे में चली गईं। हादिया के लाख समझाने के बावजूद ट्यूब का सही नाम ट्यूब ही था। हादिया तख्त के पास आकर रुकी तो वो आस्तीन ऊपर मोड़ रहा था। कलाई से खून की बूंदें उसकी जींस पर टपक रही थीं। वो अपने ख्याल में इस तरह गुम थी कि चुंबकीय अंदाज में तख्त से नया दुपट्टा उठाकर उसके जख्म पर रखते हुए वो अपनी हद से आगे जाकर क्या और क्यों कर रही है, जैसा कोई ख्याल उसके आसपास ही नहीं था। असद ने चौंक कर सर उठाया। झुकी हादिया की नज़र उसकी कलाई पर थी। वो जो आस्तीन ऊपर कर रहा था, उसने अपना हाथ वहाँ से हटा लिया, मगर नज़र नहीं हटा पाया था। उसका चेहरा बता रहा था
कि इस वक्त वो ज़हनी तौर पर वहाँ मौजूद नहीं है। उसे असद की निगाहों का भी एहसास नहीं था। उसे यकीन था ये उसकी वजह से हुआ है, उसकी नादानी, बेवकूफ़ी और बिना सोचे समझे बकवास करने का अंजाम है। दिया, अंदर से दादी की आवाज़ पर वो चौंककर अपने ख्यालों से बाहर निकली। ये एहसास होते ही कि वो अचानक और बेख्याली में क्या कर रही है, वो फ़ौरन हाथ हटाना चाह रही थी और दुपट्टा भी वहीं ज़ख्म पर रखा था। दबाव हटाते हुए फिर खून रिसने का डर था। लरजती पलकें और उंगलियों की हरकत, उसकी झिझक और उलझन दिख रही थी। असद ने उससे निगाहें हटाकर कलाई को देखते हुए उसकी उंगलियों के करीब दुपट्टे पर अपनी 2 उंगलियां रखीं। वो फौरन हाथ खींचकर सीधी हुई। जी दादी, वो अंदर चली गई। असद ने आसपास फैले साजो सामान पर नज़र दौड़ाई और नज़र उसकी गोद में होकर कलाई तक पहुंचकर कॉटन के दुपट्टे पर ठहर गई। तख्त पर रखे उसके दूसरे सिरे में कुरेशिया फंसा था, कुछ बुनता संवरता बनता मगर अधूरा सा। ये लो, दादी वापस आईं। उनके हाथ में तौलिया और हल्दी का डिब्बा था। उन्होंने उसकी चोट पर हल्दी छिड़क कर दुपट्टा वापस रख दिया। उनके पीछे हादिया भी आई। उसके हाथ में घर का फर्स्ट एड बॉक्स था जो उसने तख्त पर रखा और फिर पलट गई। वो तौलिया से कपड़े और बाल झटक रहा था। तब वो पानी का ग्लास लिए वापस आई। थैंक्स, उसने ग्लास लेते हुए कहा और हादिया को लगा ये तंज है। अगर अभी ये दादी को सब कह दे तो दादी सारी मुरव्वत भूलकर यहीं मुझे चप्पल से पीट डालेंगी। लेकिन मैं कमरे में चेंज करके ड्रेसिंग करता हूँ। उसने आसमानी दुपट्टा कलाई से हटाकर एहतियात से तख्त पर रखा और फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर खड़ा हो गया। हादिया की निगाह उसके जख्म पर थी। हाँ, जाओ बेटा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ दे देना। उस डिब्बे में ट्यूब है। जी। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे खाना दे आओ, मशीन पर बैठने से पहले। वो ना उसे खाना देना चाहती थी, न अब मशीन पर बैठने का दिल था। किचन में आकर सुस्त अंदाज में खाना निकालने में ही 10-15 मिनट लगा दिए। फिर ट्रे लेकर दादी को थमा दी। आप दे आए, मैं ये सब निपटाकर मशीन अंदर ले जाती हूँ। दादी भी रूटीन के खिलाफ मान गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था उसे माफ़ी मांगे या अपनी गलती मान ले। ऐसे हर मौके पर उसे वसीम और उसके घर वालों पर बहुत गुस्सा आता था। उनकी अगली हरकत का सोचकर कभी परेशान होती थी, कभी डर लगता था। मगर इस बार उसकी झूठ की वजह से वसीम ने असद को डराने और चोट पहुंचाने की कोशिश की है। ये जानते हुए भी उसे अभी तक वसीम का ख्याल नहीं आया था। असद की चोट और इस हादसे की वजह वो है। उससे आगे वो कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। नहाने के बाद उसने जख्म खुश्क किया और एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर उसे खुला ही छोड़ दिया। नया दुपट्टा खराब हो गया। खाने के लिए कुर्सी पर बैठते हुए उसने सोचा। वो खोया खोया फिक्रमंद सा चेहरा कहीं नक्श हो गया था। सीने में उससे जुड़ा एक अनोखा सा एहसास जागा था। उसने ट्रे में सफ़ेद और लाल कुरेशिया वाला रुमाल हटाया। जिस तरह उसे ठोकर मारकर बाइक वाला तेजी से आगे जाकर मुड़ा था, उसे भी यकीन था ये अनजाने में हुआ हादसा नहीं। और अब हादिया की रिएक्शन ने यकीन मजबूत कर दिया था कि इसका ताल्लुक कल वाले झूठ से है। बिल्ली वाले हादसे के वक्त ही सरवर चचा उसे बैकग्राउंड बता चुके थे। औरत अपने अक्सर फैसले मर्जी और दिल से नहीं बल्कि मजबूरी में और हालात से समझौते के लिए करती है। खाना खाते हुए किसी की बातें लगातार उसके आसपास सरगोशियां कर रही थी। अगली सुबह उसे नाश्ता ले जाने में रूटीन से ज़्यादा देर हो गई। वो कमरे तक पहुंची तो एक पट खुला और दूसरा बंद था। वो फ़ोन पर बात कर रहा था। और कुछ दिन, हफ्ता 10 दिन और कहाँ जा सकता हूँ। तू भी अम्मी की तरह एक ही बात मत दोहरा। चल रख। हाँ, खुदा हाफिज। असद ने फ़ोन जेब में डाला और जल्दी में आगे बढ़कर दूसरा पट खोला। हादिया पीछे हटी। सॉरी कहना उसे चाहिए था, लेकिन असद ने माफ़ी मांग ली। सॉरी, आज देर हो गई। उसने ट्रे आगे की। थैंक्स। असद ने ट्रे ले ली।
हादिया की निगाह उसकी कलाई पर थी। वो रोज की तरह फौरन पलटी नहीं, बल्कि उंगलियां मरोड़ती वहीं खड़ी थी। उस दिन उसने इतना ही कहा था कि असद ने कहा, ये आम सा एक मामूली रोड एक्सीडेंट था। उसके सांवले चेहरे पर शर्मिंदगी का रंग था। वो फिर कुछ कहने जा रही थी कि असद ने सर के इशारे से उसे रोका। ये हादसा था और उसे भूल जाना चाहिए। बार बार जिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं। वो हमेशा अनजान और फॉर्मल अंदाज में बात करता था। उसके ये जुमले भी ऐसे ही थे। लेकिन हादिया ने उसके चेहरे से नज़र हटाई। थैंक यू। वो पलटी तो आज रोज़ वाली तेज़ी नहीं थी। असद ने भी दरवाज़ा बंद नहीं किया। उसे मामूली हादसा मानकर भूल जाने की उन दोनों की कोशिश उसी दिन नाकाम साबित हो गई। वो दोपहर को खाने के लिए नहीं आया। उसने 2 बार जाकर दरवाजे पर दस्तक दी कि वो अक्सर बेखबरी में आ जाता था। तीसरी बार उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। कमरा खाली था। बेशिकन बिस्तर, खाली मेज़, एक तरफ रखा उसका बैग, कुर्सी पर फैला तौलिया। मेज़ पर उसका बैकपैक नहीं था जो वो रोज़ स्कूल ले जाता था। वो ट्रे वापस किचन में रखकर किताब लेकर बरामदे में ही सीढ़ी पर बैठ गई। उसे अजीब बेचैनी घेरे थी। शाम के वक्त दादी ने आवाज़ दी, दिया, नमाज नहीं पढ़नी, वक्त निकला जा रहा है। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और वो यूं भागी कि किताब फर्श पर गिर गई। दरवाजे पर असद के साथ सरवर चचा भी थे। असद के बिखरे बाल और सामने से टूटे बटन और फटी शर्ट पर उसका दिल डूबकर उभरा। सब ठीक है बेटा। उसका घबराया हुआ चेहरा देखकर सरवर चचा ने उसके सर पर हाथ रखकर तसल्ली दी और अंदर सहन में दाखिल हो गए। वो अपनी जगह से हिल भी ना सकी। असद फौरन अंदर नहीं आया। वो वहीं खड़ा था। आगे बढ़कर सरवर चचा की तरह तसल्ली देने का इख्तियार नहीं था उसके पास और अल्फाज सूझ नहीं रहे थे। उसे इल्म नहीं था। कुछ ख्याल दिल में आते ही चेहरे पर लिख जाते हैं। हादिया को उसके चेहरे पर फैले असर ने ही ज़्यादा डराया। वहाँ तहरीर, इट्स ओके, उसने ठीक समझा था। मतलब फिर कोई। आओ बेटा। बरामदे तक पहुंचकर सरवर चचा ने पीछे मुड़कर उसे आवाज़ दी। उसने अंदर आकर पीछे दरवाज़ा बंद किया। हादिया अब भी बुत बनी थी, सिर्फ उसकी पलकें हरकत में थीं। दिया बेटा, सरवर चचा ने उसे आवाज़ दी। आओ, कहा ना सब खैरियत है। अंदर जाते हुए असद ने सहन के फर्श पर पड़ी किताब उठाकर तख्त पर रख दी थी। अभी तो पिछला जख्म भी नहीं भरा। वो उसके पीछे हॉल में दाखिल हुई। सरवर मियाँ इस वक्त? अरे ये क्या हुआ? दादी सरवर चचा के पीछे असद को देखकर ठिठकी। बैठे आप आराम से, सब बताता हूँ, सरवर चचा ने संजीदगी से कहा। तुम नमाज पढ़ो, वक्त कम है। सोफे पर बैठते हुए दादी ने उसे याद दिलाया। उसने सहन में दम तोड़ती धूप को देखा और कमरे में चली गई। नमाज के बाद उसने दुआ भी नहीं मांगी और यूं ही दुपट्टा लपेटे हॉल में आई। पुलिस तो पहले शिकायत दर्ज करने पर भी तैयार नहीं थी। बड़ी बहस के बाद आखिर असद ने अपने दोस्त के फादर को फ़ोन किया जो पुलिस में हैं। कुछ देर बाद ऊपर से किसी का फ़ोन आया, तब जाकर थाने में सब सीधे हुए, वरना उन्हें भी मालूम था ये किसका काम है। ये दोनों लड़के वसीम के यहाँ काम करते हैं। हुआ क्या सरवर चचा? दादी जहाँ बैठी थी वो वहाँ सोफे के पीछे खड़ी थी। कुछ नहीं बेटा, वो बदमाशों ने असद पर हमला किया। उनका इरादा शायद मारपीट का था, लेकिन उन्होंने सामने वाले के बारे में गलत अंदाज़ा लगाया था। असद ने उनसे मुकाबला किया। मार खाकर वो भाग खड़े हुए। हमने थाने में शिकायत दर्ज कर दी, फिक्र ना करो। असद सर झुकाए बैठा था। पानी पिलाओ और जाओ चाय बनाओ। दादी ने उसे वहाँ से हटाया। वो कुछ कहे बगैर अंदर आ गई। खाला, ये मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। वो बदमाश लोग हैं, उन्हें इज्जत और नाम की कोई परवाह नहीं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आप ये मकान उन्हें देना नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन अब दिया बेटी की शादी जल्द कर दें और आप भी बेटे या बेटी के पास चली जाएं। आप अशफाक से साफ पूछें,
वो अपने बेटे की शादी दिया से करना चाहते हैं या नहीं। ये वाला मसला भी बताएं। अगर वो अब भी आनाकानी करें तो फ़ौरन कोई और रिश्ता देखकर दिया की शादी करें। मैं भी कोशिश करता हूँ। अगर वो अब भी फ़ौरन ना आया तो अशफाक का और ज़्यादा इंतज़ार फजूल है। सरवर चचा ने आज खुलकर बात की, लेकिन वो असद को क्यों तकलीफ़ पहुँचाना चाहते हैं? आपके घर में रहता है, हो सकता है उसे यहाँ से डराकर भगाने के लिए, या उन्हें लग रहा हो ये आपका कोई रिश्तेदार है। उसके बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ जूनियर कॉलेज में साइंस मैथ्स पढ़ा रहा है और आपके यहाँ रहता है, बस इतना ही जानते हैं। मैं शर्मिंदा हूँ बेटा, मुझे शर्मिंदा ना करें। उसने सर उठाकर दादी को देखा। सरवर साहब जो कह रहे हैं वो सही है। आप दोनों का यूं तन्हा रहना ठीक नहीं। मैं कुछ ही दिन हूँ यहाँ, आप दोनों किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं तो बेहतर होगा। दादी के दिल में दर्द की लहर उठी। उनकी अपनी औलाद ने तो तन्हा औरतों को अपने साथ ले जाने की कोशिश की थी और ना ही पास आने की दावत दी थी। जाने किसका बोझ उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, यतीम भतीजी का या बूढ़ी सगी माँ का। हाँ, उन्होंने हुंकारा भरा। मैं चलता हूँ अब, सरवर चचा ने कहा। तभी वो अंदर आई। चाय पीकर जाएं सरवर चचा। मेज़ पर ट्रे रखकर उसने उनका कप उनकी तरफ बढ़ाया। पानी दो पहले, उन्होंने कहा। उसने दूसरे हाथ से ग्लास उठाकर उन्हें दिया, फिर उसी हाथ से एक कप दादी को दिया और आखिरी कप असद की तरफ बढ़ाया। सरवर चचा ने ग्लास रखकर कप उसके हाथ से ले लिया। थैंक यू। कप लेते हुए असद ने देखा। उसकी पलकें नम थीं और वो उसकी तरफ नहीं देख रही थी। शर्ट दे देना बेटा, बटन टाक दूंगी मैं, दादी ने कहा। जी, असद ने सर हिलाया। अब ये इस्तेमाल के काबिल कहाँ? हादिया ने उसकी शर्ट को देखकर सोचा। 2 जीन्स और 3 शर्ट ही तो थी उसके पास। चाय पीकर सरवर चचा चले गए। वो भी उनके साथ ही उठ खड़ा हुआ। उन दोनों के जाने के बाद दादी को जैसे चुप लग गई। उसने भी नहीं छेड़ा। उसके अंदर अलग तूफान मचा था। मगरिब के बाद दादी फिर तख्त पर बैठ गईं। फिर कुछ देर बाद उसे आवाज़ देकर अशफाक को फ़ोन लगाने को कहा। उसे इस कॉल के अंजाम का पता था। दादी ने शुरुआत ही सख्त, दर्द लहजे और तेज़ आवाज़ में की थी और हैरत अंगेज़ तौर पर आज वो 2 टुक बात कर रही थीं। जब उन्होंने कहा, दिया को बहू बनाना है या नहीं, अभी जवाब दो, और अगर बनाना है तो हफ्ते के अंदर आ जाओ। अशफाक चचा भी माँ के तेवर भाप गए। उन्होंने झिझकते हुए माफ़ी मांग ली कि इतने दिनों से बेटे को राज़ी करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो नहीं मानता। उसे दुबई में रहने वाले अपने मामू की बेटी पसंद है। दादी ने कुछ कहे बिना फ़ोन रख दिया और हादिया ने सुकून की सांस ली। दादी की ये बेकार की उम्मीद ख़त्म होना ज़रूरी था। कुछ देर वो रोती रहीं, फिर खुद ही पुप्पो को फ़ोन लगाया। अशफाक ने इनकार कर दिया है। तुम्हें तो पता ही होगा, वो बेटी से भी तंग थी। उसके मामू की बेटी जो वहाँ रहती है। हाँ, वो अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी को क्या दोष देना। बेटी ने बहू को घसीटा तो उन्होंने कहा, तुम्हारे जानने वालों में देखो कोई अच्छा रिश्ता। तुम्हारे ससुराल में भी तो कई शादी लायक लड़के हैं। फरफर इंग्लिश नहीं बोलती तो क्या हुआ? बाकी तुम्हें फिक्र ही नहीं, वरना अब तक एकाध रिश्ता तो बताया होता। ऐसी ही है। वो अब गुस्से में थी। वो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। गैरों के बच्चे पढ़ाने की ज़्यादा फिक्र है। अपनी भतीजी की ज़िंदगी संवरे या बिगड़े तुम्हें क्या? रहने दो, सब जानती हूँ मैं। उनकी आवाज़ बहुत ऊंची हो गई थी। उस कमरे तक दादी की आवाज़ पहुँच रही होगी। उसे अलग ही फिक्र थी। दादी ने फ़ोन बंद कर दिया। जाने किस पर गए थे उनके बच्चे, खुदगर्ज और बेहिस। अच्छी तालीम और बेहतर जगह शादी के बाद वो बिल्कुल बदल गए थे। उनके शौहर सख्त मिजाज के थे, खुद ज़्यादा पढ़ लिख ना सके थे, मगर बच्चों को खूब पढ़ाना चाहते थे। उन्हें पढ़ाई और पढ़ाई के अलावा किसी दूसरे कामों की इजाज़त ना थी।
बच्चों के किसी मामले में शमसुन निशा बेगम का दखल भी बर्दाश्त नहीं करते थे वो। यही वजह थी कि यहाँ से आज़ादी मिलते ही बच्चों ने खुद को इस घर से बंधी हर जंजीर से दामन छुड़ा लिया था। बड़े बेटे और बहू की बेवक्त की मौत ने उनके शौहर को तोड़ दिया था। उसके बाद वो कुछ साल ही जिंदा रह सके। अपनी ज़िंदगी में ही उन्होंने बाकी 2 बच्चों की भी खूब देखभाल कर खुद से बेहतर घरानों में शादी कर दी थी। अब शमसुन निशा बेगम को लगता था उनकी सख्तियाँ और बंदिशें ही थीं शायद जो उनके और बच्चों के बीच जज्बाती लगाव नहीं था। वो कहीं ना कहीं माँ को भी कसूरवार मानते थे। उन्हें ये ख्याल कभी नहीं आता था कि आज वो दुनिया और ज़िंदगी में जिस मकाम पर थे उनकी सबसे बड़ी वजह माँ बाप की बेकार की सख्तियाँ ही थीं। ये सब शिकायतों के बावजूद माँ बाप के लिए उनके दिल में नरमी पैदा कर सकता था, लेकिन वो माँ बाप के जुल्म, कसूर और उनके बुरे असरात ही याद रखे हुए थे। अपनी समझ में इस तरह वो अपने माँ बाप से अलग जिंदगी गुजार रहे थे। दादी को मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता देखकर वो गहरी सांस लेती खाना बनाने किचन में आ गई। 10-15 दिन रोएगी, इतने ही दिन गांव वाले जान पहचान वाले खाना खिला देंगे। उसके बाद अपने चचा और फूफो से कोई उम्मीद ना रखना कि वो अपनी दुनिया छोड़ के तेरे पास ठहरेंगे, खबर लेने आएंगे या तुझे अपने साथ ले जाएंगे। अकेले रह सकती हूँ मैं। जैसे वो दोनों ही अपने आप को जानबूझकर तकलीफ में रखने में एक दूसरे पर बढ़त ले जाना चाहती थीं। तो आप क्या चाहती हैं? सफदर और उसका बेटा लालची सही, फरजाना तेरी खाला है, अपना मारे भी तो छाँव में डालता है। वसीम से लाख दर्जा बेहतर है साहिल। क्या करना है इस घर और ज़मीन का? छत और हिफाजत की ये कीमत बड़ी मामूली है। उनकी आवाज़ में थकान के साथ अपने लिए गुस्सा भी था। वाह दादी, आपको इन सब की कीमत अब भी मकान और ज़मीन लग रही है? उसकी तंजिया हंसी पर दादी की आंख से टूटकर गिरा इकलौता आंसू उसने देखा ही नहीं। वाकई किसी ख्याल के तहत वो सोचती हुई बोली, मेरा वजूद इस घर, ज़मीन और आपकी वजह से ही तो मौजूद है। मेरी अहमियत ही मकान, ज़मीन और आपसे है। इनके बिना मैं। वो चुप हो गई। दादी थकी थकी सी पलंग पर लेट गई। किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता दिया। और कितना इंतज़ार और किसका इंतज़ार? पहले ही बहुत देर हो गई है। वो आंखों पर हाथ रखकर खामोश हो गई। हादिया दरवाजे से बाहर निकली और बरामदे में असद को देखकर थम गई। ये सामना दोनों के लिए उम्मीद के खिलाफ था। वो जो बाहर अपने गोशे में जाकर फट पड़ने को तैयार थी, अब खुद को रोक रही थी। दोनों खामोश थे, कोई पलक भी नहीं झपक रहा था और आंखों के साथ उसके अंदर अपने अहम मोड़ को पहुंच चुका लावा बाहर निकलने के लिए शोले का मुंह खुलने का मुंतज़िर था। तभी बाहर के दरवाजे पर बेवक्त दस्तक के साथ ही हवाबी की आवाज़ आई, मैं हूँ दिया, दरवाज़ा खोल। अचानक असद ने पास रखी कुर्सी को पूरी ताकत से हाथ मारा। वो ज़ोरदार आवाज़ के साथ ज़मीन पर लुढ़क गई और उसके पुर्जे टूटकर दूर तक बिखर गए। क्या हुआ? अंदर से दादी की घबराई आवाज़ आई। आपकी दिया गिर गई है। असद की नज़र उसके चेहरे पर थी, जहाँ हैरत और गुस्सा उभरने लगा था। और वो रो रही है। दिया सांस लेना भूल गई। जानकारी का लम्हा था। आंखें, चेहरा, तेवर, गहराइयों में दर्ज हसरत, दर्द की लकीर, बर्दाश्त के किनारों पे मचलती बागी सी लहर, वो सबकी नज़दीकी का हुनर जानता था। असद पलटा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। हवा भी अंदर आई और दादी पलंग से उठकर बरामदे तक पहुंची तो हादिया फर्श पर बैठी रो रही थी। कैसे गिर गईं? कहाँ चोट लग गई? ज़्यादा दर्द हो रहा है? ये निगोड़ी कुर्सियाँ। दादी अपना भारी वजूद संभालती उसकी तीमारदारी की खातिर बर्फ, जिंदा जादू और दर्द वाले ट्यूब तलाश करने लगी। हवा भी उसे उठाकर अंदर ले गई, मगर उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। दादी ने पैर पर जहां हाथ रख के पूछा, यहाँ दर्द है? उसने सर हिला दिया।
हवा भी और दादी वहाँ बर्फ, तेल, मरहम और जाने क्या क्या लगा चुकी थीं। उन्हें वहाँ सूजन भी नजर आने लगी थी। आराम नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास ले जाना कल। खुदा ना करे हड्डी वड्डी ना टूट गई हो, हवाबी ने मशवरा दिया। हाँ, दादी ने हुकारा सोच भरी थी। एक तकिए पर सर रखे और दूसरा तकिया सर पर रखी वो कितनी देर चुपके चुपके आंसू बहाती रही। फिर जाने कब रोते रोते सो गई। आँख खुली तो रात हो चुकी थी। वो कितनी देर दम साधे छत को तकती रही। एक इंतज़ार जो हमेशा का साया था, वो ख़त्म हुआ भी तो कैसे। कोई जश्न था न कोई हलचल। उसका दिल सहमा सा था। वो जिस सब्जेक्ट के साथ इम्तिहान की तैयारी कर रही थी, उसमें उस शख्स और उस लम्हे का इंतज़ार नहीं था। उसने आंखें मूंद लीं। सामने वही चेहरा था। आपकी दिया गिर गई है और रो रही है। उसने लम्हे भर में उसकी तलब और ज़रूरत पूरी कर दी थी। बंद पलकों के पीछे से निकलकर आंसू कनपटी पर फिसल गए। किचन से बर्तनों की आवाज़ आई तो वो चौंकी। चेहरे से नमी साफ करके उठी और किचन में आई। उठ गई? इधर क्यों आ गई? कैसा है अब पैर? आराम कर, खाना बना लिया है मैंने। उसे देखते ही दादी ने कहा, मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। उसे एहसास हुआ दादी थक चुकी हैं। मैं उठकर बना लेती ना, आपने क्यों किया ये सब? उसने दुपट्टा फ्रीज के हैंडल में फंसाया। आराम करें आप, बाकी मैं देख लेती हूँ। दादी ने उसे बिना लंगड़ाए चलते देखा तो उनको तसल्ली हुई। ट्यूब लगा लेना फिर से, अच्छी दवा है, उसी से आराम हुआ है। दवा पर उनका भरोसा अब अंधा हो चुका था। जी, वो आस्तीनें चढ़ाकर सिंक के बर्तनों से निपटने को तैयार थी। बर्तन धोकर पहले मेहमान को खाना दे देना। दरवाजे से बाहर जाते हुए उन्होंने अगला काम बता दिया। उसका दिल किया दादी को ही ट्रे थमा दे, लेकिन उसकी देख रेख और पकाने में ही उनकी तैयारी से बढ़कर मेहनत हो गई थी। बर्तन धोने के बाद उसने रोटियां बनाई और ट्रे में खाना निकाला। कितनी देर तो वो यूं ही ट्रे को देखती रही। जो भी था, बहरहाल ये काम उसे ही करना था। रोज़ करती हो, आज भी वही करना है। खुद को बहलाते समझाते वो दरवाजे तक पहुंच गई। उंगलियों से दरवाज़ा बजाकर वो सोच रही थी, एक और दस्तक देकर ट्रे दरवाजे के बाहर रखकर चली जाती हूँ कि पट खुल गए। उसने सर उठाए बिना ट्रे आगे की। वो यूं ही खड़ा रहा, ट्रे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। वो परेशान हुई। इस वक्त उसे अपने ख्यालात और सामने वाले की सलाहियत का भी एहसास था। कुछ जज्बों से बोझल पल चुपके से माजी में ढल गए तो उसने आंखें ऊपर उठाई और ट्रे तंग ना करो, अभी लो के अंदाज में आगे की। वो जैसे उसके नज़र उठाने के इंतज़ार में ही था। ट्रे थाम ली। हादिया सेकंड बर्बाद किए बगैर पलट गई। असद ने पैर से दरवाज़ा बंद किया। आगे जाकर ट्रे मेज़ पर रखी और पलंग से पुराना फ़ोन उठाया जो वो वहीं पर छोड़ गया था। सुबह का मैसेज था, आ जाओ अली, इससे पहले कि देर हो जाए। वो कुछ दिन के लिए ही आई है, मिल तो लो, अपनी शक्ल तो दिखा दो उसको। बहुत तरसती है वो, उसका इंतज़ार ख़त्म कर दो प्लीज़। उसने फ़ोन स्विच ऑफ करके एक तरफ डाल दिया। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी नॉवल के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।